झारखंड की दीपिका कुमारी, निकी प्रधान और सलीमा टेटे भी शामिल। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से सुचारू रूप से चल रहा है। इससे पहले आज सरकार ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार की ओर से विधायी एजेंडों की जानकारी दी जाएगी और सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की मांग की जाएगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र के दौरान सरकार अपने विधायी एजेंडे की जानकारी देगी। इसके साथ ही सभी दलों से संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सहयोग भी मांगा जाएगा। दोपहर बाद 4 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। बीजेपी और एनडीए नेताओं की भी संसद सत्र की रणनीति तय करने को लेकर आज अहम बैठक है। कल से शुरू हो रहे संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 34 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन जारी है। ये छठा मौका है जब वीकेंड लॉकडाउन को प्रभावी रखा गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। ये पाबंदियां कल सवेरे 6 बजे तक जारी रहेंगी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 41,157 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 41,157 नए मामले सामने आए हैं, जो कि काफी कम है। ये आंकड़ा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 41,157 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 42,004 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.31% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,22,660 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 518 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 61 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि इसी अवधि में 64 संक्रमितों ने इस महामारी पर विजय पाई है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,41,192 हो गई है। राज्य में अब केवल 337 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 9 जिले गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, खूंटी, पाकुड़, पलामू, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां और साहिबगंज में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 40,49,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 40,49,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 51,01,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर झारखंड में भी अब तक लगभग 83 लाख पात्र लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कल 79,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 57,579 को टीके की पहली खुराक और 21,654 को दूसरी खुराक दी गई।
केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए यूजीसी और एआईसीटीई ने विद्यार्थियों को अब एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने को मंजूरी दे दी है। अब तक देश भर में 255 कॉलेजों ने एनसीसी को अपने यहां वैकल्पिक विषय के रूप में अपना लिया है। कैडेट कोर यानी एनसीसी, जिसका ध्येय है एकता और अनुशासन, अब इसे कॉलेजों में इलेक्टिव विषय के रूप में भी पढ़ाया जा सकेगा। जी हां, नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने इस बात को स्वीकारा है और देश भर के कॉलेजों को इजाजत दी है कि वे अपने यहां चाहे तो एनसीसी को एक पाठ्यक्रम के तौर पर लागू कर सकते हैं, जिसे देखते हुए देश भर के कॉलेजों से अच्छे परिणाम आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी ये एक लॉजिकल स्टेप है जो लिया जाना चाहिए। अभी हाल में ही यूजीसी ने इस बात को स्वीकारा और यूजीसी ने एक परमिशन दी है सब यूनिवर्सिटीज़ को कि आप एनसीसी अपने यहाँ जो भी चाहें उसको एक कोर्स की तरह ऑफर कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। पिछले 2-3 महीनों में लगभग 250 से ऊपर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी ये निर्णय ले लिया है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज इस चीज़ को अपने प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों के तहत आने वाले कॉलेजों में स्नातक स्तर पर अब एनसीसी को सामान्य वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जा रहा है। अप्रैल महीने में यूजीसी और एआईसीटीई ने विद्यार्थियों को एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद देश भर में 255 कॉलेजों ने अपने यहाँ एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में अपना लिया है। यूजीसी का सर्कुलर जो उन्होंने एडवाइजरी निकाला है हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए कि एनसीसी को इस प्रकार से जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे अपनाया जाए। एआईसीटी का भी सर्कुलर जो निकला है ये अप्रैल के महीने में निकला था। तो इस 2-3 महीने के अंदर 255 कॉलेज ने ऑलरेडी इसको अपना लिया है। एनसीसी का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। स्टूडेंट्स को अलग से कोई और इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स का जो है एनसीसी ट्रेनिंग करने का और भी उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि उनको जब ये एनसीसी को ये इम्पोर्टेंस दिया जाएगा तो वो और भी जोरों शोरों के साथ इस ट्रेनिंग को करेंगे। देश भर में 5098 कॉलेज हैं, जहां कैडेटों को एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी अपने जिन सभी 34 कॉलेजों में एनसीसी चल रही है, वहां एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में अपना लिया है। एनसीसी को उम्मीद है अगले 3-4 महीने के अंदर ही देश भर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कॉलेज एनसीसी को जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर अपनाएंगे। अभी फिलहाल 2-3 महीने में ही ये संख्या 250 को पार कर गई है, लेकिन एनसीसी का मानना है कि ये संख्या जल्द ही 4-5 हजार को पार कर जाएगी। कैमरामैन आरबी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानून लागू किया है। अब इसी क्रम में मंडियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय पर दूरदर्शन से खास बातचीत में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे, गांव-गांव में वेयर हाउस बने, गांव-गांव में कोल्ड स्टोरेज बने, फसलों परांत जो किसान का नुकसान होता है किसान उससे बच सके, अपनी फसल को जब तक चाहे रोक सके, जब वाजिब दाम मिले बेच सके। इसके लिए जो अधोसंरचना की ज़रूरत है वह ज़रूरत पूरी हो सके, इसके लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की कुछ दिन पहले बैठक हुई, उस बैठक में कृषि उपज मंडियां इनको भी इस दायरे में लाया गया है और यह उपलब्धता मंडियों की आय का स्रोत। खेती के साथ कुक्कुट और बकरी पालन करके गांव की महिलाएं परिवार के लिए आर्थिक स्वावलंबन की राह तैयार कर रही हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी भी भरपूर सहयोग कर रही है। रांची की चान्हो प्रखंड की मीरा उरांव घर का सारा कामकाज निपटाकर बड़े पैमाने पर मुर्गी, बत्तख और बकरी पालन कर रही हैं।
एक साथ कुक्कुट पालन और बकरी पालन करके मीरा उरांव महीने में अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। अभी तो हम खेती बाड़ी करते हैं और बगल में पशुपालन भी करते हैं, बत्तख पालन भी है, मुर्गी पालन है और मुर्गी लगभग 8-9 गो है। उसमें रोज दिन अंडा देती है, वो 5 से 6 पीस और अंडा का बिक्री करते हैं। जब मन तब बिक्री हो जाता है, घर से ही आके ले जाते हैं। बत्तख भी हमारे घर से ही आके ले जाते हैं और हम लगभग 3 साल से इसमें काम कर रहे हैं। मीरा उरांव को आर्थिक स्वावलंबी बनाने की दिशा में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का काफी योगदान रहा है। वह बताती हैं कि काम शुरू करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण के साथ अनुदान भी मिला है। JSLPS के माध्यम से हम लोग को बहुत मदद मिला है और हमको ही केवल नहीं, हमारे गांव के बहुत से औरत को मदद मिला है JSLPS के थ्रू से, जिसमें बहुत से औरत अपने रोजी रोजगार चला रहे हैं और हमारा तो इसी से मेरा घर द्वार चलता है। मीरा उरांव और उनकी जैसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने मेहनत के बल पर अपने घर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद आप सभी झारखंड के समस्त वासियों को नमस्कार। कराटे में हम लोग प्रत्यक्ष दुश्मन से बचाव की तकनीकों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता। मैंने और मेरे काफ़ी प्रशिक्षकों ने वैक्सीन ले लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोविड का इंजेक्शन लें और हम सभी झारखंड वासी इस जंग में विजय प्राप्त कर सकें। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। सरायकेला खरसावां जिले में सिंचाई और पेयजल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की पहल तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में राज्य के मंत्री चंपई सोरेन ने इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारा सरकार बनने के पहले से हमने विभाग से कई बार बैठक करके निर्णय लिया था। ये जो पानी यहाँ पर, इस पानी खेती में भी उपयोग हो, किसान के खेत में 12 महीना पानी पहुँचे और इसका साथ साथ दोनों किनारे, चाहे उस किनारे चाहे इस किनारे, इधर सीतारामपुर डैम भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से वहाँ सीतारामपुर डैम पानी कमी आ गया। उसी समय यहाँ का समीक्षा बैठक में भाग ले रहे अधीक्षण अभियंता संजीव रंजन ने बताया कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के गाजिया बराज से 3,700 हेक्टेयर खेतों में सिंचाई होगी। इसके लिए 134 करोड़ रुपए का डीपीआर बनाया गया है।
राज्य में मनरेगा के तहत बिरसा हरित योजना को धरातल पर उतारने की पहल तेजी से की जा रही है। इसी सिलसिले में किसानों को पानी रोको पौधा रोपो कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पानी रोको पौधा रोपो कार्यक्रम के तहत सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड की 16 पंचायतों में 27 एकड़ भूमि पर 5000 फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी पानी रोको पौधा रोपो कार्यक्रम का हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं प्रखंड में। इसके तहत हम लोग कुल 27 एकड़ जमीन पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें कि कुछ फलदार वृक्ष रहेंगे, कुछ टिम्बर के वृक्ष होंगे। टोटल हम लोग 5184 वृक्ष लगाने का हम लोगों का टारगेट है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी 16 पंचायतों के किसानों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी से योजना की सफलता की उम्मीद बढ़ी है। जी, आज प्रशिक्षण दिया गया बागवानी के लाभुकों को और बागवानी मित्रों को, कैसे करके आपको पेड़ मिलेगा, कैसे आपको गड्ढा की खुदाई जो हो गई है उसकी क्या सामान देना है, कितनी मात्रा में देना है, उसको भरना है और सही समय में पौधों को ठीक से लगा देना है। बागवानी कर रहे हैं तो अभी उसमें ट्रेनिंग दिए कि कैसे लगाना है, कैसे पौधे को बचाना है, फिर जैसे गड्ढा खुदाई किए हैं 3 बाई 3, उसमें जो गड्ढा के अंदर क्या क्या डालना है। बागवानी का यहाँ पे हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया सर कि आप कैसे कितना एकड़ में कितना पौधा लगेगा, किस प्रकार का पेड़ पौधा दिया जाएगा। हम लोग को इसमें सर आम का पौधा दिया जाएगा जो 5 साल में मतलब फल देगा, इस टाइप का हमें बताया गया। बिरसा हरित योजना के तहत पानी रोको पौधा रोपो बहुउद्देशीय कार्यक्रम है। इसके जरिए जहां एक और पर्यावरण संतुलन का प्रयास किया जा रहा है, वहीं जल संरक्षण भी इस योजना का प्रमुख मकसद है। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों का पहला दल टोक्यो पहुंच गया है। इससे पहले कल रात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय खिलाड़ियों के दल को टोक्यो के लिए रवाना किया। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री नीतीश प्रमाणिक और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा भी उपस्थित थे। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को भारतीय खिलाड़ियों के औपचारिक विदाई समारोह का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 8 खेलों के भारतीय खिलाड़ियों एवं सहयोगी सदस्यों को औपचारिक विदाई दी। खिलाड़ियों के पहले जत्थे को विदाई देने के लिए खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा एवं महासचिव राजीव मेहता भी शामिल हुए। पहले दल में कुल 88 सदस्य हैं, जिसमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य और IOA के प्रतिनिधि भी शामिल है। इस दल में पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है। केंद्रीय खेल मंत्री ने जय हिंद का घोष करके एथलीटों का मनोबल बढ़ाया। हमने अपनी ओर से प्रयास किया कि हर तरह की सुविधा हो, आगे और प्रयास करेंगे। इतना ही कहूंगा, जब शुरू में आपने इतना जोश दिखाया था, जब मैंने कहा हाउस द जोश, तो जोश के बाद उद्घोष भी जरूरी है। और उद्घोष तब होता है जब जय हिंद हम इकट्ठे मिलकर कहते हैं। जब आप टोक्यो में जाएंगे तो सब लोग वहां पर भी इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए एकजुट होकर अपने खेल में अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हिंदुस्तान के माथे पर विजय का ताज रखा जाए। आपकी मेहनत की सियासी से स्वर्णिम इतिहास रचा जाए। टोक्यो में हमारे जीत का उद्घोष हो। आपके जरिए पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराए। फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं यही कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। दल में तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और भारोत्तोलन से जुड़े खिलाड़ी और सहयोगी सदस्य शामिल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा एवं महासचिव राजीव मेहता ने खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। I just want to wish you all the very best
Please give your 100% as our Honorable Prime Minister said. Don't go with any pressure. Take every match as it comes. And we are quite sure that when you give your 100%, you will come back with good results. So once again, all the best to you. Good luck to you. हमारा बड़ा स्वर्णिम अवसर है जब आज अगला स्टेप हम करने जा रहे हैं और जब हम आएंगे अच्छे मेडल्स के साथ वापस आएंगे। मेरी उम्मीद है आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप जब मेडल के साथ आएँ तो हम इसी जगह में आपको रिसीव करें। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हों, हमारे डिग्निटरी भी हों, आईओ और आईओसी मेंबर भी हमारे साथ हों। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहा भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। इस बार रिकॉर्ड कुल 127 भारतीय एथलीटों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जो 2016 के रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले 117 से 10 एथलीट ज्यादा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओलंपिक में भाग लेने टोक्यो पहुंचे खिलाड़ियों में झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी के अलावा हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान और सलीमा टेटे भी शामिल हैं। झारखंड के इन खिलाड़ियों से देश को ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। टोक्यो रवाना होने से पहले भारतीय तीरंदाजी टीम ने जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। श्री मुंडा इन खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से खुद टोक्यो के लिए रवाना किए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले देश के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पत्र सूचना कार्यालय, प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो रांची और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो डाल्टनगंज ने संयुक्त रूप से एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार को संबोधित करते हुए पीआईबी और आरओबी रांची के अपर महानिदेशक अमरिमर्दन सिंह ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारी खेल भावना खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में मदद करेगी। बोकारो जिले में एक प्रतिभावान युवा तीरंदाज की प्रतिभा उपेक्षा के कारण दम तोड़ने लगी है। हम बात कर रहे हैं बोकारो के चास प्रखंड स्थित महेशपुर गांव में रहने वाले दीपक सवैया की, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल किए, लेकिन आज वह दिहाड़ी पर मजबूरी करने को विवश है। दीपक ने जब 2016 में जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में पदक हासिल किया था, तो राज्य की तात्कालीन सरकार ने उसे हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया था। इतना ही नहीं, बोकारो फाउंडेशन ट्रस्ट ने उसकी पढ़ाई से लेकर घर खर्च में सहयोग करने की बात कही थी, लेकिन दीपक को कहीं से कोई मदद नहीं मिली। सर, हम सरकार से तो यही मांग करेंगे कि सर हमको सुविधा दे सर, और हम झारखंड ही नहीं, हम देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा वो सपना है कि हम भी एक अपने देश के लिए किसी दिन खेलें और देश के लिए मेडल जीतें। पेट पालने के लिए सर रोजगार करना पड़ेगा। सर अब खेलें कि हम पेट पालें, मजदूरी करें, समझ में नहीं आता है। दीपक की माने तो आज उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि मां को चाय बेचनी पड़ती है और दीपक स्वयं मजदूरी करने को विवश है। उन्होंने राज्य की वर्तमान सरकार से मदद की गुहार लगाई है। क्योंकि घर में अभी सर आर्थिक स्थिति की कमी है सर, बहुत। पहले था कि घर में अभी दुकान है, मम्मी छोटा सा होटल चलाती है, सुबह चाय बेचती है और जो भी है छोटा मोटा बिस्किट वगैरह मिलता है वो सब वगैरह चलाती है। तो अभी जब से सर लॉकडाउन हुआ, पिछले साल मार्च से सर करीब 1-1.5 साल हो गया सर, तब से तो लॉकडाउन में सर दुकान सर उतना चलने नहीं लगा, क्योंकि सर सब कुछ बंद ही था। तो उसके कारण दुकान नहीं चलने लगा, तो सर फिर घर में खाने के लिए कुछ था नहीं, तो फिर सर मजबूरी में करना पड़ा सर। दीपक की मां पिंकी अपनी पीड़ा बताते हुए भावुक हो जाती हैं। वह कहती हैं कि कोरोना संक्रमण के कारण उनकी चाय दुकान भी पहले जैसी नहीं चलती। पिंकी भी कहती हैं कि अगर राज्य सरकार से थोड़ी मदद मिले तो दीपक फिर से तीरंदाजी शुरू कर अपनी प्रतिभा से देश और राज्य का नाम रोशन कर सकता है। सरकार से तो मांग यही कर रहे हैं कि चलिए बेटा पढ़ो और आप अपना खेल कूद करके कुछ बनो। राज्य में कई ऐसी खेल प्रतिभाएं हैं जिन्हें मुकम्मल सहयोग नहीं मिल पाने के कारण
पहचान नहीं मिल पाई है। गरीबी के कारण ऐसे खिलाड़ियों के सपने धुंधले पड़ते जा रहे हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेला जाएगा। यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में दिन के 3 बजे से होगा। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज सवेरे से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज रांची में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार लोकल सर्कुलेशन के कारण राज्य में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। रांची के एक लड़के ने अपने शौक को ही अपनी आमदनी का जरिया बना लिया। मन बहलाने के लिए घर लाई गई खरगोश की जोड़ी अब उनके सारे खर्च उठा रही है। लेकिन यही शौक अगर आय का जरिया बन जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। रांची के कृष्णकांत भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल कृष्णकांत को खरगोशों से बड़ा लगाव रहा है। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वह करीब 2 वर्ष पूर्व एक नर और एक मादा खरगोश घर ले आया और देखते ही देखते यह कुनबा इतना बड़ा हो गया कि अब इससे कृष्णकांत को अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। खरगोश मैं स्टार्टिंग में 2 खरगोश लाया था, एक नर और एक मादा। तो शुरू में मेरे पास 2 खरगोश था और अभी मेरे पास 50 खरगोश हैं। मेरे पास लोग जो शौक से पालने वाले रहते वो आके ले जाते हैं और कुछ व्यापारी आके ले जाते हैं, जिनको बेचना रहता आगे वो आके ले जाते हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन के सुचारू संचालन और विधायी एजेंडों पर होगी चर्चा। राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए छठा वीकेंड लॉकडाउन जारी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंदी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 61 नए मामलों की पुष्टि। 9 जिलों में नहीं मिला एक भी मरीज। कल 79,000 से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। और ओलंपिक में भाग लेने भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल पहुंचा टोक्यो। झारखंड की दीपिका कुमारी, निकी प्रधान और सलीमा टेटे भी शामिल। माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।